सो हाय गाइस, अभिषेक नाम है मेरा। पेशे से कॉर्पोरेट में डाटा एनालिस्ट हूँ और फायदे से शायद लिखना शुरू किया है। अभी कुछ दिनों पहले 6 महीने हो चुके हैं आज मेरे पिताश्री चल बसे, तो उनकी कुछ बातें और उनकी कुछ कहानियों के जरिए आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक घर का मुखिया क्या करता है। तो हर घर की एक कहानी होती है, कुछ टूटी हुई, कुछ फूटी हुई, कुछ रिश्तों के धागों से जुड़ी हुई और कुछ आपस में बंधी हुई। ऐसी एक कहानी मेरी भी है। कहानी की शुरुआत होती है मेरे पिताश्री से। कैरेक्टर आदमी, 5 फुट 10 इंच हाइट, ये मोटी सी मूछ, वही टिपिकल मोटा सा पेट, जाटो वाली आदतें, ठीक है। नाक पे गुस्सा इतना कि घर सर पर उठा ले, लेकिन दिल इतना मासूम कि हर दूसरे दिन पूछते रहे, आशु आज फिर चीजी खाने चले। किस्मत इतनी बुरी कि हर बिजनेस में जहां उन्होंने हाथ डाला वो खराब हुआ, और दिल इतना साफ कि जिस इंसान ने उनको कुछ बोला वो उन्होंने कर दिया। ऐसी ही कहानी है मेरे पिता की। एक दिन ऐसे ही नया जॉब लगा था मैं, साल 2021, जून का महीना, गर्मियां वैसे सर पे, मैं घर में सबसे बड़ा, और हमारे जाटों में कहा जाता है कि जेठा एक तो छो का गणा वो है और दूसरा दिमाग का गणा वो है। जिनको समझ नहीं आया, हिंदी में बोला जाता है जो घर का सबसे बड़ा होता है वो खुद से गुस्सैल होता है और दूसरों में दिमाग से सबसे ज्यादा बड़ा होता है। अब नई नौकरी, जवान खून, सोचने वाली बात है, कुछ ना कुछ तो घमंड आया ही होगा। इसी घमंड के बीच में एक छोटी सी अनबन, अब शायद मुझे याद भी नहीं है किस बात पे हुई थी, इसी घमंड में और एयर कोट्स के बीच में बोला जाए तो इस ब्रेड विनर के एक टैग के घमंड में मैंने गुस्से में उनसे बोल दिया, आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है। वो शांत हो गए। आदमी लिटरली छोटा हुआ होते हुए देखा है कभी? सिकुड़ गए। आंखों में सिर्फ एक आंसू, ज्यादा कुछ नहीं। चेहरे के एक्सप्रेशन खत्म, बिल्कुल नम, धीमी आवाज में, शायद जिस दिन मैं चला जाऊं उस दिन तुम्हें समझ आए मैंने किया क्या है। अभी बातें बनी, बातें बढ़ी, सॉरी बोला गया, उन्होंने मुझे माफ किया, वक्त आगे चलता गया। तारीख 26 नवंबर 2024। एक रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए। कुछ बीमारी की वजह से उनका शरीर कमजोर हो चुका था, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती थी। स्कूटी उनका फेवरेट वाहन थी, जब मन किया जहां निकल लिए, उठाया स्कूटर और अपनी हवाओं में अलग बन लिए। वो चले गए, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर और एक फ्रेंड की सलाह मानते हुए वो एडमिट कर लिए गए। कुछ टेस्ट हुए, कुछ बातें सुनी और अंत में डॉक्टर ने बोला आप ठीक हो, कुछ दिन और रुको, मैं आपको बहुत अच्छे से ठीक करके भेज दूंगा। 28 नवंबर की सुबह आई। सुबह 8:30 बजे। कॉर्पोरेट मजदूर हैं, शाम की शिफ्ट में काम करते हैं, तो आपको भी पता है सुबह उठने का कोई मतलब तो होता नहीं है हमें। 8:30 बजे उनका कॉल आया, मैंने कॉल उठाया, हेलो आशु, वो रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कर दिए ने? ठीक है पापा। फोन रख के साइड में रख दिया। वो एक आखिरी बात थी उनकी मेरे साथ। शाम का समय आया, 8:30 बजे, और दिन खत्म करके बैठा, वीकेंड का दिन था, सब कुछ खत्म करके मैं आराम से बैठा हूँ। फिर अचानक से याद आता है, अरे पापा का रिचार्ज करना है। उठाया, फोन बैलेंस देखा और हर कॉर्पोरेट मजदूर की तरह मंथ एंड वाले किससे अकाउंट में 24 रुपए 25 पैसे पड़े हैं। कॉल किया, रिंग रिंग, दिस नंबर इज बिजी, प्लीज कॉल लेटर। मैंने सोचा बूढ़ा आदमी है, खा पी के थक के सो गया होगा। मैंने भाई को कॉल किया क्योंकि उनकी देखभाल के लिए वो वहां पे रुका हुआ था। रिंग रिंग, दिस नंबर इज बिजी, प्लीज कॉल लेटर। 10 मिनट बाद भाई का हड़बड़ी में फोन आया, हेलो भाई कहाँ है? भाई वो खाना खा रहा था। पापा खाना खा के सो चुके हैं, मैं खाना खा के मैं भी सो रहा हूँ, कुछ दिन से सोया नहीं हूँ,
और नींद आ रही है। उसकी बात में थोड़ा सा डर था। मैंने पूछना चाहा कि क्या बात है, बता तो दे। लेकिन वही बात है ना, बड़े भाई का घमंड, बड़े भाई का दिमाग, ठीक होगा, कर लेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं बाद में बात करता हूँ। फोन रख दिया। रात के 9:35। माँ थोड़ी सी घबराई हुई, बार बार बोल रही कॉल कर उनको, कॉल कर उनको। मैंने कोशिश की 2 बार 3 बार, कॉल नहीं उठाया। मैंने माँ को बोला सो जाओ, सो चुके होंगे, थके हुए थे। रात के 12:20 मैं अपना घोड़े तान के सो रहा हूँ। वीकेंड के पूरे मजे लेके पबजी खेल के अपना एंजॉय करते हुए मैं सो चुका हूँ, अपनी अलग ही दुनिया में सो रहा हूँ। 12:30 छोटे भाई का फोन आया, मेरे चाचा वाले लड़के का। फोन उठा के मैं नींद में, क्यों फोन करे है? बोलता भाई ताऊ ठीक है ना? माथा ठनका, क्यों इतनी रात को क्यों? बट वही बात है ना, छोटे भाई ने बोला है, सांत्वना दी है, डॉक्टर ने बोला है, सांत्वना दी है कि तेरे पिता ठीक हैं। और इसी शांति में मैं आराम से बोला ठीक है वे, 2-3 दिन में घर आ जाएंगे, तेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फोन रखा, सो गए। अचानक से 2 घंटा 3 घंटा बाद एक तेज आवाज आई। 2 गाड़ियां आके मेरे घर के सामने रुकी। मेरा घर बिल्कुल गली के पास है और सब कुछ मुझे सुनाई देता है। मेरी आंखें खुली, देखा धीरे धीरे घर की सारी लाइटें जल रही हैं। माँ भाग के दरवाजे तक जा रही है, दादी उठ के बैठ चुकी हैं और गांव के वो चाचा जिनसे मेरा कुछ खास रिश्ता नहीं है वो घर में आ रहे हैं। दादा के भाई घर में आ रहे हैं। भाई आ रहा है, भाई के साथ उनका दोस्त आ रहा है। भाई का चेहरा बिल्कुल सुन्न हो चुका है, ना कोई एक्सप्रेशन है, ना किसी चीज का कोई घमंड है, ना किसी चीज की वो बात है। आप जानते हैं बाप के होने से जो घमंड होता है वो किसी चीज के होने से नहीं होता। पहली बार मैंने अपने भाई के चेहरे पे वो घमंड नहीं देखा। अब पत्नियों का धर्म होता है, सबसे पहली चीज यही पूछते हैं कि वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में अकेले हैं, उनके साथ कोई क्यों नहीं है। बार बार मेरे भाई को झंझोड़ कर बार बार पूछ रही उनके साथ कोई क्यों नहीं है। भाई सुन्न हो रखा था और बिल्कुल धीमी आवाज में उसने पहली बार ये बोला अब उनके पास जाने की किसी को जरूरत नहीं है। 2 भाइयों का रिश्ता बहुत गहरा होता है, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ सकते हैं, लेकिन उन दोनों की केमिस्ट्री को कोई समझ नहीं सकता। सिर्फ हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया। मैंने इशारा में पूछा क्या हुआ, और उसने गर्दन झुका के हल्का सा सिर हिला दिया। एंड आई न्यू माय फादर इज नो मोर। सब कुछ हड़बड़ी में हो रहा है। 5:20 पे जो चप्पलें मिली, जो पजामा मिला, पहन के मैं घर जा रहा हूँ। गांव के वही रास्ते जिनसे मैं हजारों बार गुजर चुका हूँ शहर से अपने घर जाते हुए। जिस खेतों को देख के मैं खुश हो जाता था, जिस सूरज को देख के मैं ये सोचता था कि ऐसा सूरज मैं रोज रोज क्यों नहीं देख पाता, जिस रोड से साइकिल भगाते हुए मैं ये सोचता था कि इस रोड पे मैं फिर से आना चाहता हूँ, आज वो रास्ता अजीब लग रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस रास्ते पे चलना चाहिए मुझे। मैं डर रहा था कि जहां पे मैं अभी जा रहा हूँ उस जगह पे मैं आखिरी बार अपने पिता को देखूंगा और शायद वहां मेरे पिता नहीं होंगे, सिर्फ एक शरीर होगा जो अब ठंडा और सुन्न हो चुका होगा। करीबन 8:30 29 नवंबर सुबह मेरे पिता को लाया गया, एम्बुलेंस से उनके शव को उतारा गया, वहां पे लिटाया गया। जब इंसान चला जाता है उसके शरीर से खून पानी हो जाता है, और जब अगर आप उसकी बॉडी को थोड़ा बहुत हिलाते हो वो उसके नाक से, उसके चेहरे से, उसके कानों से निकलने लग जाता है वो पानी। मैंने जिस इंसान को मजबूत देखा था, मैंने जिस इंसान को ये देखा था कि वो सुबह सुबह 6 बजे उठ के मेरे को भगा रहा है कि चल स्कूल निकल, मेरे भाई को ये बोल रहा है उठ जा कमीने, कब उठेगा, कब तक सोएगा, जो मेरी मम्मी को बोल रहा है कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, खाना बना रहा हूं मैं, और वो इंसान आज एक ऐसी हालत में है जिसका कोई वजह ही नहीं है। अंतिम क्रिया के लिए उन्हें लेके गए, उनके पैरों को अपने सर से लगाया एक आखिरी बार,
मेरे भाई को रोते हुए उनके पैरों के पास देखा, वो रोया नहीं, लेकिन जब वो उनके पैरों के सामने झुका, उसकी आंखों से एक आंसू मैंने टपकते हुए देखा। अंतिम क्रिया से वापस आए, एक डायरेक्शन में 25-30 आदमियों के साथ मेरा भाई खड़ा है, उसके सभी दोस्त आए हैं, 4 कजन्स खड़े हैं जो उसके पास खड़े हैं, घर का बड़ा हूं, सबके साथ सबसे थोड़ा सा एक डिस्टेंस बन जाता है, तो मेरे पास कोई आने में कतरा रहा है कि इसको बोलेंगे क्या। उसको भी पता है जिम्मेदारी है उसकी और सब कुछ संभालना है उसको। माँ सामने बैठी रो रही है, जब भी उनके पास जाता हूँ बोलती है, आशु पापा कौन है। भाई की आंखों में देखता हूँ, भाई की आंखों में एक सवाल दिखता है, ये हुआ क्या। माँ की आंखों में देखता हूँ, एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह दिखता है, आगे क्या होगा। दादा की, दादी की, चाचा चाची, भाइयों की, सभी के आंखों में सिर्फ सवाल दिखता है, क्या इससे हो जाएगा। और वहां खड़ा सोच रहा हूं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, दिमाग सब समझ रहा है, दिमाग बॉडी को ऑटो पायलट पे चला के ये काम करना है, वो काम करना है। दिमाग में ये चल रहा है कि 10 दिन बाद एक हवन होना है, उसमें शायद लोगों को खाना खिला रहा है, उसके लिए पैसे करने हैं, और 20 चीजें दिमाग में चल रही हैं। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं चल रहा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं कहाँ हूं। 3 रातें गुजरी, 4 दिन गुजरे, और उनकी फोटो देखते हुए वही सेम टी शर्ट जो पिछले 5 साल से वो पहने हुए थे, मम्मा के साथ लड़ाई कर करके वो टी शर्ट उन्होंने अपने पास रखी हुई थी, क्योंकि सिर्फ पहली सैलरी पे मैंने वो उनको टी शर्ट ला के दी थी। वो फटी हुई टी शर्ट वो पहने हुए थे, एक पजामे में, बड़ी सी मूंछ लिए, वही चेहरा खिलखिलाता हुआ, वो फोटो खींची हुई है, उस मोमेंट में रुकी हुई है। और मैं सोच रहा हूं ये इंसान कहाँ गया। और फिर अचानक से मुझे वो बात याद आई कि आपने मेरे लिए किया क्या है। उस मोमेंट पे हर वो चीज याद आई जो उन्होंने मेरे लिए की है। कैसे जब मैं थका हुआ ट्यूशन से 9 बजे घर आता था, कैसे वो मेरे सोते हुए के पैर दबाते थे, जबकि मुझे पता है कि वो मेरे पैर दबा रहे हैं, मैं उठ नहीं सकता था, क्योंकि बाप के हाथ जब आपके पैरों पे रखे जाते हैं ना, जो सुकून और आनंद आपको आता है वो कहीं नहीं है। मुझे ये पता चल गया कि जो इंसान मेरी माँ से बातें करने में 6 महीने लगाता है, बातें कर नहीं रहा है, सोच रहा है सिर्फ कि बात करूं तो करूं क्या। लड़ चुके हैं दोनों, लेकिन जब मेरी माँ को जरूरत थी कि उनको स्कूल से लाया जाए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, जाके स्कूल के दरवाजे पे ऑन डॉट भरी दोपहरी में, जिस इंसान से चला नहीं जा रहा, वो जाके अपना स्कूटर ले जाके वहां पे खड़ा है कि हाँ मेरे को अपनी पत्नी को घर पे लाना है। जो छोटे भाई से 5 साल से बात नहीं करे हैं, वो इंसान 500 रुपए जेब में आने पे निकाल के मेरे को दिखाते हुए, आज तेरे भाई के लिए बुलेट लेके आएंगे, चलो। और जो सिक्योरिटी उन्होंने दी थी, जो छत बन के वो मेरे सर पे खड़े थे, उस हर एक चीज का एहसास मुझे उस मोमेंट में हो रहा था कि उन्होंने मेरे लिए किया क्या है। आज 6 महीने हो चुके हैं, उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं होगी, और कोशिश कर रहा हूं कि जो उन्होंने मुझे दिया है वही चीज मैं आगे दे पाऊं, उनकी कमी किसी को महसूस ना होने दूं, उनके कर्तव्यों को पूरा कर पाऊं। और इसी बात को सोचते हुए कि मैंने अपनों के लिए किया क्या है, बस आगे बढ़ रहा हूं। थैंक यू।